नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत की सियासी गहमागहमी में समाजवादी पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा की घर वापसी से स्थानीय सियासी माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने पार्टी में वापसी के साथ ही संगठन की साइकिल को फिर से मजबूत हाथों में थाम लिया है। इस कदम से कार्यकर्ताओं में उत्साह और जीत का आत्मविश्वास बढ़ा है, जबकि संगठनात्मक ढांचे में मजबूती का एहसास भी सामने आया है। पूर्व में अनीश अहमद खान की एंट्री के बाद पार्टी में जो सकारात्मक बदलाव आए थे, अब हेमराज वर्मा की एंट्री से पीलीभीत में समाजवादी खेमे में समीकरण और अधिक मजबूत हुए हैं। दिग्गज नेताओं की वापसी ने स्थानीय संगठन को नया संजीवनी मंत्र दे दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीन पर एकजुट होने का मौका मिला है। समाजवादी पार्टी अब पीडीए समीकरण को और मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। हेमराज वर्मा के शामिल होने से चुनावी रणनीति में नए जोश और गति देखने को मिली है। पार्टी का कारवां फिर संभलने लगा है और आगामी चुनावी माहौल में ये संकेत मिल रहे हैं कि पीलीभीत की राजनीति में साइकिल की रफ्तार तेज होने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी होली पर्व को देखते हुए 2, 3 और 4 मार्च को सरकारी कार्यालयों में अवकाश का ऐलान किया है। इस निर्णय के तहत राज्य के सभी सरकारी विभाग, निगम और अर्ध सरकारी कार्यालयों में इन 3 दिनों तक छुट्टी रहेगी। कर्मचारी वर्ग, शिक्षक, बैंकिंग और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी इस अवधि में अवकाश का लाभ मिलेगा। सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन कार्यों के लिए सीमित स्टाफ की तैनाती जारी रहेगी, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। साथ ही जनता को होली के त्यौहार का आनंद सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने का अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की ये छुट्टी व्यवस्था विशेष रूप से त्यौहार की तैयारियों, पारिवारिक मेल मिलाप और सामाजिक आयोजनों को ध्यान में रखकर की गई है। इससे न केवल कर्मचारियों को आराम का अवसर मिलेगा, बल्कि बाजार और सेवा क्षेत्रों में भी उत्सव का माहौल बनाए रखने में मदद मिलेगी। उधर वाराणसी में हाल ही में प्रयागराज उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विद्या मठ में बड़ी हलचल देखी गई। शंकराचार्य की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर के सामने आने के बाद मठ में भक्तों की भारी उत्तेजना और आस्था का वातावरण बन गया। पूजा के दौरान भक्तों ने एक साथ नारेबाजी करते हुए अपने विश्वास और धार्मिक भावना का प्रदर्शन किया। नारे में उन्होंने धर्म की विजय और अधर्म के विनाश की कामना के साथ साथ प्राणियों में सद्भावना और पूरे विश्व के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मठ परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी और हर ओर श्रद्धा और भावनाओं की लहर देखी गई। तो नारेबाजी के दौरान भक्तों ने अपनी आस्था को जोरदार ढंग से व्यक्त किया, जिससे माहौल भक्तिपूर्ण होने के साथ साथ सामाजिक चेतना और धार्मिक जागरूकता का प्रतीक भी बन गया। यह घटना धार्मिक स्थलों में लोगों की गहरी आस्था और न्याय पर विश्वास की झलक दिखाती है। जो इन्फॉर्मर थे, शिकायतकर्ता जी महाराज की ओर से एक अधिवक्ता ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। बाकी सब मामलों में वो स्वयं अपना बहस करते हैं इन पर्सन, लेकिन आज उन्होंने एक महिला अधिवक्ता को हायर किया था, रीना सिंह जी उनका नाम, जैसा कि आप बता रहे हैं। रीना सिंह जी ने ऑनलाइन जुड़ करके उनका भी पक्ष रखा। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं सुना गया, उनको भी सुना गया और उसके बाद ये निर्णय हुआ। 182 के तहत आप जाएंगे कार्रवाई के लिए? कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला, जो देखने वाले हैं बता रहे हैं कि रीना सिंह जी ने, जो शिकायतकर्ता की अधिवक्ता थी, बीच बीच में कई मुद्दों पर अपना पक्ष भी रखा और विरोध भी किया। उनको पूरा मौका दिया गया। ठीक है। जो इन्फॉर्मर थे, शिकायतकर्ता जी महाराज। उधर अमेठी में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर कहर ढाया। भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर की वजह से कार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक उसमें फंस गया। राहगीरों की तत्परता से घायल चालक को तुरंत इलाज के लिए जगदीशपुर स्थित ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। टक्कर के कारण ट्रक का बीच का चक्का टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे मार्ग में असुविधा उत्पन्न हुई। ट्रक चालक मौके से अपने वाहन को लेकर फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी लेते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई। यह घटना तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की गंभीर नतीजों का एक उदाहरण बन गई है। वहीं अमेठी में होली के त्यौहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में विभाग की टीम ने शहर के कुछ चिन्हित स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए मूल्य के रंगीन कचरी जब्त कर उसे नष्ट कराया गया और 1972 लीटर संदिग्ध खाद्य पदार्थ को भी कब्जे में लिया गया। अधिकारी जांच के लिए कुल 15 नमूने अलग अलग दुकानों से संग्रहित कर प्रयोगशालाओं में भेजे गए। आज की छापेमारी अमेठी कस्बे के 2 मिष्ठान भंडारों पर केंद्रित रही, जहां से 5 नमूने विशेष जांच के लिए लिए गए। हालांकि इस अभियान में छोटे दुकानदारों को अधिक निशाना बनाया गया, जबकि बड़े ब्रांड के तेल
तेल, मिलावटी पनीर और खोया बनाने वाले प्रतिष्ठानों तक टीम की पहुंच नहीं हो पाई। इस कार्रवाई का उद्देश्य त्योहार के समय आम नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, लेकिन विभाग को व्यापक दृष्टि से बड़े उत्पादक और ब्रांड्स तक अभियान को फैलाने की जरूरत बताई जा रही है। ऐसे हमारी पूरे वर्ष चेकिंग चलती रहती है, लेकिन विशेषकर होली दीपावली त्योहारों पर मिलावट की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। इसमें अराजक तत्वों की ज्यादा वो सक्रियता बढ़ जाती है। कल ही 1000 लीटर तेल सीज किया था। बाकी हमने रंगीन कचरी, जो इसमें रंग में सिंथेटिक रंग की संभावना थी, वो नष्ट कराया था। इसके अलावा आज हम अमेठी कस्बे में बालाजी स्वीट्स है, जहां पर बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान की चेकिंग के लिए कि कोई मिलावट की संभावना न रहे, इसी क्रम में हमने आज इनका चेक किया है। तो मिलावट प्रतीत हो रही है। मिठाई का नमूना संग्रहित कर जांच हेतु भेज दिया है। सर, लगातार त्योहार नजदीक आ रहा है, आम लोगों से क्या अपील है, किस तरीके से अपना बचाव करें और क्या करें, कैसे खरीदारी? जनता काफी भ्रमित रहती है। आम लोगों से ये हमारी अपील है कि सर्वप्रथम वो रंगीन चीज, रंगीन मिठाई, रंगीन कचरी, रंगीन चिप्स, रंगीन पापड़, इनका प्रयोग न करें या कम से कम करें। बाकी जो खाद्य तेल होते हैं उनका भी ब्रांडेड और जो बढ़िया क्वालिटी के हैं उन्हीं तेलों का प्रयोग करें। क्या कुछ दुकानें चिन्हित भी की गई हैं जो मिलावट करती थी इसके पहले? नहीं, इसके लिए चिन्हित हम लोगों ने 2 दिन मिशन लगाया है कि कहीं पर भी कोई इनपुट मिले, उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उधर अमेठी में त्योहार से पहले डीएम के निर्देशानुसार अवैध कच्ची शराब और अन्य शराबी पदार्थों पर नियंत्रण के लिए व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने जिले के कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए कुल 78 लीटर कच्ची शराब जब्त की। इसके साथ ही छापेमारी में लगभग 250 किलो लहन भी बरामद हुआ, जिसे तुरंत नष्ट कर दिया गया। अभियान के दौरान भवसिंहपुर, जलालपुर, खेकरुआ, भूलीनगर, कुनाल और थौरी गांव में आबकारी टीम ने विशेष निगरानी रखी और अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री में संलिप्त 4 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य त्योहार के समय अवैध शराब के प्रसार को रोकना और आम जनता को सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण उपलब्ध कराना है। उधर कानपुर के थाना नौबस्ता क्षेत्र में स्थित विराट नगर चौकी के पास एक गंभीर घटना ने स्थानीय लोगों के बीच हलचल मचा दी। गुप्ता भोजनालय के पास नाले से लगभग 2.5 मीटर लंबे अजगर के निकलने की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पुलिस और वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने मिलकर अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस रेस्क्यू के दौरान आसपास के लोग काफी डर और घबराहट का सामना कर रहे थे, क्योंकि अजगर इलाके में कई मिनटों तक घूमता रहा। हालांकि पुलिस और वन विभाग की त्वरित और व्यवस्थित कार्रवाई के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को राहत की सांस मिली और माहौल पूरी तरह सामान्य हो गया। उधर संभल जिले के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के शराफा बाजार में शुक्रवार को अफरा तफरी मच गई, जब हरियाणा पुलिस चोरी के आभूषणों की बरामदगी के लिए छापेमारी करने पहुंची। जानकारी के अनुसार हरियाणा के सेक्टर 17 इलाके की पुलिस एक कथित चोर को बहजोई थाने में रजिस्टर कराने के बाद शराफा बाजार में एक स्थानीय व्यापारी के यहाँ जांच करने पहुंची, तो पुलिस ने बताया कि उनका निशाना पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष की दुकान था, जहां कथित अभद्र व्यवहार के आरोप के चलते व्यापारियों में गुस्सा फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही शराफा व्यापारियों ने विरोध जताया और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पूरे बाजार को बंद कर दिया। व्यापारियों का कहना था कि बिना ठोस प्रमाण के बाहरी पुलिस अक्सर चोरी का माल बेचने के आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश करती है। शराफा कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस की तरफ से पूर्व चेयरमैन के साथ कथित अभद्रता ने ही माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। करीब 5 घंटे तक थाने और बाजार के व्यापारियों के बीच बहस जारी रही। व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी प्रकार का चोरी का माल खरीदने को तैयार नहीं है और इसे साबित करने का तरीका भी स्पष्ट नहीं है। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना था कि कथित चोर के बयान के अनुसार लाखों रुपए की चोरी की ज्वेलरी इसी बाजार में बेची गई थी। इस खींचतान के बीच व्यापारियों के भारी विरोध के कारण शाम लगभग 5:30 बजे पुलिस बिना किसी बरामदगी के वापस लौट गई। घटना के दौरान मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई वरिष्ठ व्यापारी मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। ये धरना प्रदर्शन जो रहा है ये रहा है कि गत दिनों हमारे यहाँ पर हर व्यवस्था बाहर से पुलिस आती है और ये हमसे ये कहती है कि आपने चोरी का सामान खरीदा है, जिसका हम पर सारा प्रूफ रहता है और उसके बावजूद भी हमसे बदतमीजी होती है। हमें थाने में बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने ये चोरी का सामान लिया है और जिसका आप हमें चोरी का सामान बरामद कराइएगा, उसके बाद हमें निपटिएगा हमारे यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम लोग छोटा छोटा सामान, एक जोड़ी चैनें आ रही है, एक जोड़ी टॉक्स आ रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपये का सामान कैसे चोरी का हो सकता है और हम उसको कैसे ले? फिर
हमने प्रशासन से पहले भी कहा था, इस बार भी कहा था, और आज भी एक केस हुआ है। बाहर की पुलिस आई है और हमारे सम्मानित व्यापारी को उन्होंने केस पहुंचाने का कष्ट करा है और उनसे ये कहते हैं कि आप थाने आइएगा और हमारे साथ काम करिएगा। आपको पुलिस आती है तो कुछ तो प्रूफ लेके आती होगी। कोई बस एक व्यक्ति आ जाता है, अनजान व्यक्ति आता है, उसको लेके आते हैं और लेने के बाद कहते हैं कि ये चोर है, इसने सामान बेचा है आपके यहाँ। अब हम कैसे पता चले कि ये, अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम की चैन लेके भी आता है तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये चोर है, ये क्या है? वो अपनी मजबूरी बताता है कि मेरी माँ बीमार है या मेरे घर में परेशानी है, इसका हम कैसे काम करें? ये उधर बदायूं जिले के मुजरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और भाकियू नेताओं के बीच विवाद की घटना सामने आई है। घटना के अनुसार थाने की महिला एसएचओ ने भाकियू के नेता को थाने में एक औचक निरीक्षण कराने के लिए बुलाया और इसका वीडियो बन गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एसएचओ स्पष्ट रूप से कहती नजर आ रही है कि निरीक्षण उनके निर्देश में कराया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद एसएचओ ने खुद को आरोपी दिखाते हुए पार्टी बनाकर थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। इस कार्रवाई से भाकियू नेताओं में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया। एसएचओ ने बाद में कहा कि वायरल वीडियो धोखे से बनाया गया है और इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि निरीक्षण थाने की ओर से ही कराया गया था, लेकिन वायरल सामग्री ने इस भ्रामक रूप में पेश कर दिया। पूरे विवाद ने मुजरिया थाना और आसपास के प्रशासनिक ढांचे में हलचल पैदा कर दी है और अब इस घटना की जांच की जा रही है। उधर संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर कुशहाल में 8 वर्षीय मासूम के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया। पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार घटना 22 फरवरी की शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। उस समय पीड़ित 8 वर्षीय बालक गाँव के एक बारात घर में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान गाँव के ही रहने वाले 2 लोगों गजेंद्र और मोहित वहां पहुंचे और बच्चे को बहला फुसलाकर एक कमरे में ले गए, जहां उसके साथ गलत कृत्य किया गया। बताया गया कि घटना के बाद बच्चा रोते हुए घर पहुंचा और उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। बेटे की आपबीती सुनकर पिता ने जब आरोपियों से इस संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने कथित रूप से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित पिता अपने बेटे का दर्द स्थानीय पुलिस चौकी के पास पहुँचा, जहाँ उसे न्याय की जगह फटकार कर भगाने का आरोप है। वहीं हार थक कर पीड़ित के पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से मदद की गुहार लगाते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के बाद से परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये गांव के 2 लड़के मेरी लड़की को बहला फुसला कर ले गए और उसके साथ गलत काम कर दिए। मैं इसकी रिपोर्ट कराने चौकी गया तो चौकी पे ये कहा इसमें ये मत लिखाओ कि ये हुआ, ये लिखाओ कोशिश की। तो फिर मैंने दोबारा तहरीर लिखवाई और ये भी के कोशिश की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, अब आप कहाँ मिले? अब मैं कप्तान साहब से मिला हूँ। क्या बताया उन्होंने? खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रामपाल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? 8 वर्षीय बच्चे के साथ ये कथित तौर पर जिस तरीके की हरकत की गई है, उसके बाद लगातार उसका परिवार न्याय की गुहार यहाँ पर लगा रहा है और यौन शोषण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है? बिल्कुल साहिल, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ये जो पूरा मामला है बहजोई कोतवाली के गांव जो है फरीदपुर कोसाल का है। तो यहाँ पर जो है कथित रूप से यहाँ पर बच्चे को जो है खेल रहा था बच्चों के साथ में। तो वहां से बताया जा रहा है उसके परिवार के लोगों ने, उसके पिता ने इस तरीके का आरोप लगाए हैं कि उसको जो खेल रहा था खेल में बच्चों के साथ में, तो वहां से जो बच्चे हैं वो ले गए, वहां से लेकर के एक 18 साल का युवक है और एक जो है लगभग बताया जा रहा है कि 16 साल का युवक है। उसको ले गए खेलते हुए और बहला फुसला करके उसको ले गए और उसके साथ में यौन शोषण जो है कथित रूप से किया गया है। उसके उपरांत जब चौकी पर इसकी उपरांत उसके परिजनों से इसकी शिकायत उसने बताया जा रहा की है, तो उसने जो है जान से मारने की धमकी भी दी है। उसको लेकर के उसके परिजनों से शिकायत की है, जो युवक हैं जो उनसे यौन शोषण किया है। जब उसके हार थक के जब चौकी पर जो स्थानीय चौकी पर जहाँ पर पहुंचा है, तो उन्होंने जो है
उसको फटकार करके भगा दिया गया है। इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, पुलिस पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े करे हैं। तो इसके उपरांत यहाँ पर जो है एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई यानी कि दफ्तर में पहुंचा है और उसके जो आरोपी है दोनों युवक, उनसे जो है उन पर कार्रवाई की मांग की है। जब इस मामले को लेकर के जो चौकी प्रभारी है, पाटनपुर चौकी प्रभारी आकाश कुमार, हमने बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने एक युवक को मानसिक रूप से मानसिक परेशानी का वो बताया है। तो उस तरीके के ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि अगर वो मानसिक रूप से मानसिक स्थिति खराब है, जिसने यौन शोषण की करा है, तो उसको अगर उसका उपचार कराना चाहिए। इस तरीके के जो भ्रम में डालने की बातें नहीं करनी चाहिए। और जो है ये मामला जो है 22 तारीख का है और उसको उपरांत ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें किस तरह की कार्रवाई पुलिस की है। जब एसपी दफ्तर पहुंचकर इसमें जो है कार्रवाई की मांग की है तो कहीं ना कहीं इसमें ये लग रहा है कि जांच बैठी है और जांच की बात करी है, जांच करके कार्रवाई की बात निकलकर सामने आई है। जी साहिब। चलिए रामपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 8 साल के मासूम के साथ यौन शोषण का ये पूरा मामला है। पीड़ित के पिता ने पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा है, आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अम्बेडकर नगर में न्यायिक हिरासत के दौरान अजय कुमार की मृत्यु का मामला अब अत्यंत गंभीर रूप ले चुका है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर मेहरुआ थाने में तत्कालीन जेल अधीक्षक, तत्कालीन थानाध्यक्ष, गिरफ्तारी में शामिल पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवार के अनुसार 28 मार्च 2025 की रात अजय कुमार की महमदपुर चपरा निवासी अनिल कुमार से मोबाइल पर कहासुनी हुई थी। इसके अगले दिन एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें अजय पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया। 29 मार्च को पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर भीटी एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मृतक की मां का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद से ही उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी। 30 मार्च की रात जेल प्रशासन ने बताया कि अजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब 31 मार्च को परिवार ने शव देखा तो सिर पर गंभीर चोट और नाक कान से खून बहने के निशान पाए गए। इस घटना ने परिवार और गांव में भारी आक्रोश फैला दिया। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मामले के दबे रहने और न्याय के अभाव को लेकर चिंतित थे। अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने से परिजनों को निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सभी साक्ष्यों की वैज्ञानिक और पारदर्शी जांच कराई जाएगी। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला केवल एक संदिग्ध मृत्यु की जांच का नहीं रह गया है, बल्कि हिरासत में मानवाधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही और न्याय की संवेदनशील कसौटी बन गया है। वहीं हरदोई जिले में एक मोरंग व्यापारी के साथ सड़क पर हुई कथित लूट और पीट कर अपमानित करने की घटना अब गहराती हुई चिंता का विषय बन गई है। जानकारी के अनुसार 3 युवकों ने व्यापारी को बीच सड़क पर रोककर बेरहमी से मारा और उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही व्यापार से जुड़े करीब 1 लाख रुपए भी लूट लिए। घटना के दौरान की गई तालिबानी सजा का वीडियो भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पीड़ित जब अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस की कार्रवाई ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। बताया गया कि सांडी थाना पुलिस ने आरोपी में से 2 को थाने बुलाया, जबकि तीसरे को भी तलब किया गया। इसके बावजूद कार्रवाई का रुख चौंकाने वाला रहा। पीड़ित व्यापारी के खिलाफ ही शांति भंग का चालान बनाकर उसे आरोपी बना दिया गया, जबकि जिन आरोपियों ने उसे पीटा और लूटा उन्हें छोड़ दिया गया। वायरल वीडियो और गंभीर आरोपों के बावजूद इस तरह की कार्रवाई ने पुलिस की निष्पक्षता और उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारिक समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। लोग आरोपियों की सख्त जांच और न्याय सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। मामले की उचित जांच और कार्रवाई न होने पर कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा पर भरोसा कमजोर होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। उधर संभल के बहजोई क्षेत्र के एक शिक्षा मित्र की सोशल मीडिया पोस्ट ने स्थानीय और विभागीय स्तर पर चर्चाओं का विषय बना दिया है। जानकारी के अनुसार अशोक यादव नामक शिक्षा मित्र ने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लेने जा रहा है, जो यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के विरोध में यादव समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पोस्ट के वायरल होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले की गंभीरता से जानकारी जुटाने में लग गए। बताया गया कि पोस्ट शुक्रवार की सुबह प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से धरना प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही थी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संबंधित शिक्षा मित्र ने अवकाश हेतु आवेदन दिया है और फिलहाल फील्ड में होने के कारण पूरी जानकारी के बाद ही टिप्पणी कर पाएंगे। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अति आवश्यक कार्य का हवाला देते हुए छुट्टी का आवेदन प्रस्तुत किया है। विभाग अब ये स्पष्ट करने में जुटा है कि क्या किसी शिक्षा मित्र को फिल्म के विरोध में आयोजित राजनीतिक धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अनुमति नियमों के तहत दी जा सकती है। अगर किसी भी तरह का शासन निर्देश या नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने शिक्षा जगत और स्थानीय लोगों में सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक धरना प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अवकाश देना बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव नहीं डालेगा। साथ ही ये भी बहस का विषय बन गया है कि अगर किसी शिक्षा मित्र का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहना है तो ऐसे शिक्षक अपनी
सरकारी जिम्मेदारी निभाने के बजाय नौकरी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामपाल हमारे साथ जुड़ गए। रामपाल, जिस तरीके का ये मामला निकलकर सामने आया है, अवकाश और नियमों पर समीक्षा की मांग अब इस पूरे मामले में की जा रही है और शिक्षक की राजनीतिक भागीदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए साहिल, मैं बता दूं, ये जो है मामला है, हमने जब इस मामले को लेकर के बीएसए से जब बात की है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जो है बीएसए हैं अलका शर्मा, उनसे हमसे बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने इसमें मामले में जांच, जबकि इस जो है शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति अधिकारी होती हैं वो बीएसए होती हैं और उन्होंने शासन का हवाला दिया है। तो नियुक्ति अधिकारी जब बीएसए है तो शासन का किस तरीके का हवाला होता है, इस तरीके से जो तमाम ऐसे जो है शिक्षा मित्र मिलेंगे हमें, अपने जिले संभल की बात करें तो हम तो संभल में ऐसे तमाम ऐसे शिक्षा मित्र मिलेंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं और तनख्वाह लगातार वो निकालते रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा यही उठता है कि आखिर जब वो स्कूल नहीं जाते हैं और इस तरह की राजनीति में लिप्त होते हैं तो आखिर जो विभागीय अधिकारी हैं वो किस तरीके से उनका वेतन निकलवाते हैं, और अगर उन्हें राजनीति ही करनी है तो ये जो है इस पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अगर राजनीति करनी है तो वो अब इस स्थान पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, दूसरा शिक्षा मित्र यहाँ पर तैनात किया जाए, जिससे कि जो बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित न हो सके। ये जो पूरा मामला है बहजोई जो है मुख्यालय से कनेक्ट जोड़ा जाता है और यहाँ पर जो है अशोक यादव ये आईडी है और इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से जो है सोशल मीडिया पर ये जंतर मंतर बजाने की प्रदर्शन जो है एक राजनीतिक माहौल में जाने की जो है अपनी जो प्रतिक्रिया है वो उस पर अपलोड की है और अपना जो बयान इस तरीके से दिया है। और उसके उपरांत जब इस तरीके का जो गंभीर सवाल जिस तरीके से हमने जो है बीएसएस से बात की, खंड शिक्षा अधिकारी से बात की, तो खंड शिक्षा अधिकारी है उन्होंने ओप सिंह है उन्होंने साफ तौर पर इस जानकारी को अपने संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है, क्या है शासन की गाइडलाइंस क्या है, तो इस तरीके से जो है नकारते हुए नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जब विभागीय अधिकारी है, नियुक्ति अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, तो उनको जानकारी क्यों नहीं है ऐसे मामले की लेकर के, और क्या ये राजनीतिक प्रभाव है इनके ऊपर जो इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। जी साहिल। चलिए रामपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शिक्षक की राजनीतिक भागीदारी पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मित्र अशोक यादव की पोस्ट वायरल हुई है, जंतर मंतर पर धरना में शामिल होने की जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने दी और अवकाश की मांग यहाँ पर की। तो अवकाश और नियमों पर अब समीक्षा की मांग की जा रही है। उधर राजधानी लखनऊ के थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर अपराधियों के खेल को ध्वस्त कर दिया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने एक अंतर जनपदीय चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो बंद घरों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि गैंग के सदस्य विशेष रूप से ज्वेलरी चोरी करने में माहिर थे और चोरी की गई संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम को भी अपने पास रखते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 1.34 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए। साथ ही चोरी की बिक्री से प्राप्त नकदी भी जब्त की गई। सिक्योरिटी रिकॉर्ड के अनुसार गैंग का एक प्रमुख सदस्य मासूम अली पहले से ही 15 से अधिक मुकदमों में आरोपी है। वहीं अन्य गिरफ्तार अपराधियों का भी लंबा आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, जिसमें विभिन्न थानों में दर्ज कई आपराधिक मामले शामिल हैं। इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों की हिम्मत कमजोर हुई है और सरोजनी नगर पुलिस की सक्रियता और तेज कार्रवाई ने आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। उधर दुबई में दबोचे गए शाइन सिटी समूह के प्रमुख आरोपी पर अब भारत लाने की तैयारियां जोरों पर है। ये व्यक्ति निवेश के बहाने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से सैकड़ों करोड़ रुपए ठगकर विदेश भाग गया था। विशेष जांच के अनुरोध पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पहल से दुबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस भगोड़े पर लखनऊ के विशेष पीएमएलए अदालत ने अप्रैल 2025 में भगोड़ा इसे घोषित किया था और इसके खिलाफ 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसके खिलाफ कई जिलों में चल रही जांच के तहत प्रयागराज और लखनऊ समेत अन्य स्थानों पर उसकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। 2019 में देश छोड़कर भागने के बाद अब प्रत्यर्पण के अनुरोध पर दुबई पुलिस ने कार्रवाई की और जल्द ही उसे भारत लाकर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये गिरफ्तारी ईडी और ईओडब्ल्यू की सतत मेहनत का नतीजा है और निवेश ठगी के मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। तो अयोध्या में 3 मार्च को चंद्रग्रहण के कारण रामलला के दर्शन के लिए अस्थायी रोक लगाई जाएगी। ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। इस दौरान अयोध्या के सभी प्रमुख मठ और मंदिर अपने कपाट सुबह 6:20 पर बंद कर देंगे। ग्रहण खत्म होने के बाद श्रद्धालु फिर से भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। सूतक के चलते रामलला, हनुमानगढ़ी, कनक भवन समेत अयोध्या के लगभग 8,000 मंदिर बंद रहेंगे। ये विशेष ग्रहण घटना 19 साल बाद होली के अवसर पर आ रही है। अयोध्या में इस बार होली का उत्सव 4 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा और भक्तगण रंग और उल्लास के साथ त्योहार की खुशियां भी साझा करेंगे। उधर लखनऊ में एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अवैध असला लेकर वीडियो पोस्ट कर हड़कंप मचा दिया है। ये पोस्ट
वसीक 302 नामक आईडी से साझा की गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये युवक विकास नगर सेक्टर 6 का निवासी है। वीडियो में युवक खुलेआम असला दिखाते हुए उसे हाथ में लेकर लोगों में डर फैलाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ये वीडियो 26 फरवरी को पोस्ट किया गया था और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के बाद अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि लखनऊ पुलिस इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर युवक के खिलाफ कितनी गंभीर और तुरंत कार्रवाई करती है। मामला न केवल कानून व्यवस्था से जुड़ा है बल्कि सोशल मीडिया पर फैल रही भयावहता को रोकने के लिए भी पुलिस की सतर्कता पर निगाहें अब टिकी हुई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।